नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज के खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। आज न्यूज नाउ में सबसे पहले आपको बताएंगे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अडानी और सरकार पर कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही बात करेंगे हरियाणा में कांग्रेस विधायक पर ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर कैसे हमला किया है। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन आने पर कैसे चल रही है तैयारियां। वहीं आखिरी सेगमेंट में आपको बताएंगे कि टीम इंडिया में सूर्य कुमार यादव को T20 टीम की कैसे मिल गई कप्तानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अडानी को लेकर महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो उनकी सरकार मुंबई में धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर देगी। धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जा रही स्कीमों का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। दरअसल धारावी झुग्गी पुनर्विकास का काम उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी के पास है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान अडानी धारावी प्रोजेक्ट उनके निशाने पर रहा। ठाकरे ने कहा हम ऐसे इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। त्याच्यात वेगळेपण आहे, ते वेगळेपण असं आहे की ही जणू काही इंडस्ट्रियल श्रम म्हणजे ह्या प्रत्येक घरामध्ये एक मायक्रो स्केलचा उद्योग चालतो। त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी कुंभार पण आले, अगदी इडलीवाले आले, चामड्याचा उद्योग करणारे आले, कुच्ची कोरवे आले, बऱ्याच गोष्टी आहेत। आणि त्या उद्योग धंद्यांचं करणार काय हा एक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे। आम्ही मोर्चा काढला होता, तो मोर्चा जो एक बेसुमार टीडीआर काढून अडानीला द्यायचा त्यांचा जो डाव आहे, जो आम्ही उधळून लावणार आहोत, तो कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही आहोत। मुंबईभर अडानींकडनं टीडीआर विकत घेतला पाहिजे ही जबरदस्तीची अट त्याच्यात टाकलेली आहे। त्याच्या विरुद्ध तर आम्ही दंड थोपटलेले आहेतच। मात्र गेल्या आठवड्यात काही बातम्या आल्या, त्या बातम्या पाहिल्यानंतर या योजनांच्या सगळ्या फसव्या। धारावी के लोगों को दूसरी जगह नहीं बसाएंगे। ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम मुंबई का नाम नहीं बदलने देंगे। धुरळ्यामागे त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टर मित्राचं कसं ते चांग भलं करू इच्छित आहेत ते आम्ही तुम्हाला दाखवत आहोत। एकूण काय तर मोदी आणि शहा गुजरातला मुंबईची गिफ्ट सिटी पडून गेलेली आहे आणि मुंबईला अदानी सिटी करण्याचा त्यांचा डाव आहे। म्हणजे कदाचित उद्या हे मुंबईचं नावही बदलतील आणि मुंबईचं नाव अदानी सिटी करतील। अर्थात ते आम्ही कदापि होऊ देणार नाही। जर का त्यांना उदाहरण पाहायचं असेल तर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचं उदाहरण त्यांच्या डोळ्यासमोर आहे, किंवा त्यांनी नसेल तर ते पाहावं की कसा मराठी माणूस एकवटला तर अनेक जणांच्या डोक्यात जो अहंकार घुसला होता, अगदी यावर चंद्र दिवा करो वगैरे, तो उधळून लावतो आणि मराठी माणूस मुंबई वाचवतो। आज मुंबईकरांना मी आवाहन करतो आहे की आपण मध्ये मी बातमी वाचली की मुंबई बचाव समिती, मुंबई बचाव वगैरे नाही, मुंबई रक्षक समिती पाहिजे। आणि मुंबईमध्ये जे काही एकूण याचे चाळे चाललेले आहेत, मुंबईला लुटायचं, मुंबईची तिजोरी चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश। उद्धव ने कहा कि धारावी के लोगों को ठगा जा रहा है और उनको जाल में फंसाया जा रहा है। रिकामी करायची आणि मुंबईला फिकेला लावायचं यांचं कारस्थान आहे, ते आम्ही कदापि होऊ देणार नाही। आज मी आपल्याला बोलवलं ते एवढ्यासाठी की अडानीला हे टेंडर दिलं गेलं, त्यावेळेला टेंडरमध्ये नसलेल्या काही गोष्टी ह्या आज त्या देऊ करतात। म्हणजे एकतर वारेमाप केफेस आहे। मुळामध्ये जर का धारावीचा प्रकल्प आपण पाहिला तर 590 एकरचा हा एकूण भूखंड आहे। त्या 590 मध्ये 300 एकर हा गृहनिर्माणसाठी आहे किंवा तिथे खरं आहे। मग बाकीचा जो आहे त्याच्यामध्ये माहीम नेचर पार्क, नंतर मग टाटाचं ते पॉवर स्टेशन आहे, रिसिव्हिंग सेंटर वगैरे काही काही गोष्टी आहेत। आणि एकूण टेंडरमध्ये जर का तुम्ही बघाल तर कुठेही वाढीव टीडीआरचा उल्लेख नाही आहे। त्याच्यानंतर आता जे काही तिकडे चाललेलं आहे की सर्व घरांना ते नंबर देत आहे। म्हणजे धारावीकरांना पात्र अपात्रतेच्या चक्रव्यूहात अडकून हाकलून द्यायचं। आम्ही एकाही धारावीकराला तिथून जाऊ देणार नाही। आम्ही प्रत्येक धारावीकराच्या मागे उभं राहू, पण पात्र अपात्रतेचा निकष लावून धारावी रिकामी करायची आणि मग रिकामी केलेली ही धारावी
अदानीच्या घशामध्ये अलगद जाईल की जिकडे पुन्हा भूखंडाचं श्रीखंड ओरपाल हे सगळे तयार। मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा विकास को सभी चाहते हैं, लेकिन यहाँ विकास किसी और का किया जा रहा है जो हम नहीं होने देंगे। मुख्य मुद्दा काय आहे की हे सगळे जे काय कारस्थान आहे ते मुंबईचं नागरी संतुलन बिघडवण्याचा हा डाव आहे। नागरी संतुलन, आपण मानसिक संतुलन बोलतो, मानसिक संतुलन बिघडलेली माणसं आपल्याला माहिती आहे पुण्यात काय काय करतायत। काही जणांच्या मानसिकतेला सुद्धा बुरशी आलेली आहे, त्याच्यामुळे अशी सगळी माणसं आहेत ती याच्या मागे आहेत। नागरी संतुलन मी एवढ्यासाठी म्हणतोय की त्यांनी जी काही जागा 590च्या वरती मागितलेली आहे, 540 एकर, म्हणजे मुळामध्ये बघा की धारावी 590 एकरची आहे। प्रत्यक्ष टेंडरमध्ये सुद्धा धारावी नोटिफाईड एरियामध्ये जे काही लागेल सहकार्य ते सरकार करेल असं नमूद केलेलं आहे आणि त्याच्यात काही गैर आहे असं माझं म्हणणं नाही आहे। कारण प्रत्येक प्रकल्पाला जर काही सरकारकडनं सहाय्य आवश्यक असेल तर ते दिलं गेलं पाहिजे, याच्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही आहे। पण आता पात्र अपात्र हे ठरवताना नंबर एवढे वाढवायचे की आता त्याच्यामध्ये हा प्रकल्प होऊच शकत नाही, मग आम्हाला अधिकची जागा पाहिजे। आता ही अधिकची जागा कोणती, तर कुर्लाची मदर डेअरी आहे, दहिसरचा टोल नाका ज्याच्याबद्दल विनोद घोसाळकरांनी आवाज उठवलेला आहे, मुलुंडचा टोल नाका आहे, त्याच्यानंतर मुंबईची मिठागृह आहेत। क्या है अडानी धारावी प्रोजेक्ट? दरअसल भारतीय अरबपति गौतम अडानी ने मुंबई के स्लम एरिया धारावी का कायाकल्प करने के लिए पहले बोली जीती थी। बीते साल सितंबर महीने में इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक नई कंपनी बनाई थी। खबर आई थी कि अडानी ग्रुप ने धारावी के पुनर्विकास के लिए एक ग्लोबल टीम का चयन किया है और इसके लिए मशहूर आर्किटेक्चर हफीज कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मा सौंपा है। $619 मिलियन में जीती थी बोली। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने धारावी स्लम एरिया के रीडेवलपमेंट के लिए बीते साल जुलाई 2023 में बोली जीती थी। महाराष्ट्र सरकार ने अडानी की $619 मिलियन की बोली को स्वीकार किया था। मुंबई का धारावी स्लम न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के आकार का लगभग 3/4 है और इसका नजारा हॉलीवुड डायरेक्टर डैनी बॉयल की ऑस्कर विजेता 2008 की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में दिखाया गया था। 10 लाख लोगों का बसेरा धारावी। अडानी ग्रुप की ओर से धारावी के पुनर्विकास के लिए धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड नामक ज्वाइंट वेंचर के गठन की पुष्टि करते हुए बताया गया था कि यह एरिया करीब 10 लाख लोगों का निवास स्थल है। मुंबई के केंद्र में स्थित इस एरिया में हजारों गरीब परिवार तंग क्वार्टर्स में रह रहे हैं और इनमें से कई के पास शुद्ध पानी और साफ शौचालय तक नहीं है। इसके रीडेवलपमेंट का काम दशकों से लटका हुआ है। इसका पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ा काम है जिस पर पहली बार 1980 के दशक में विचार किया गया था। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। हरियाणा में अवैध खनन के मामले में ईडी की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पंवार पर यमुनानगर क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन करवाने का आरोप है। ईडी ने सुरेंद्र पंवार को रिमांड के लिए अंबाला के स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पंवार पर बड़ा एक्शन लिया है। पंवार को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें गुरुग्राम से कस्टडी में लिया गया है। 55 वर्षीय सुरेंद्र पंवार को अंबाला स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने कोर्ट से उनके रिमांड की मांग की है। उधर हरियाणा के कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है और बीजेपी के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी कारण बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। आपने यात्राएं निकाली है, हरियाणा कांग्रेस के विधायक को ईडी ने गिरफ्तार किया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है, भाजपा के खिलाफ बहुत नाराजगी है। तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का जो काम इस सरकार की कार्यशैली का हिस्सा रहा 10 साल तक, तो सरकार से कहना चाहता हूँ उसका लाभ हरियाणा में नहीं होने वाला। और ज़्यादा हरियाणा जितना ये विपक्ष को निशाने पर लेंगे, हरियाणा के लोग उतने ज़्यादा भाजपा को निशाने पर लेगी। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन चुकी है। दूसरा सर, अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन की बात हरियाणा सरकार ने की है, क्या जो आवाज़ आप लोगों की अग्निवीर को लेकर है उसे ठीक करने की इतनी भर कोशिश काफ़ी है? देखिए,
ये भी एक इन्होंने हमारी बात स्वीकारी है कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए अच्छी योजना नहीं है। इन्होंने सबक स्वीकार दी और कह रहे 26 से लागू करेंगे। ये अब ये घोषणाएं हैं, जो करना हो तो अगली सरकार ने करना है। इनकी सरकार के तो आखिरी 1-2 महीने बचे हैं, ये तो अब केवल अपनी विफलताओं को स्वीकारते जा रहे हैं। राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा का दबाव है अग्निवीर को लेके, उस वजह से फैसला हुआ या सरकार वाकई चिंता कर रही है? ये सरकार की तो नीति है, आपने नीयत पहले ही देख ली थी। सरकारी नीयत तो पहले ही आ चुकी थी। ये गिरफ्तारियां आगे आपको लगती है और भी होगी ईडी की? ये मैं कहता हूँ जो ईडी और सीबीआई जैसे हमारे 3 विधायकों पे इस तरह कार्रवाई की गई एकदम से, जैसे हमारा हरियाणा मांगे अभियान कार्यक्रम और हमारा यात्रा शुरू हुई और ये उसके 1 हफ्ते के अंदर 3 कांग्रेस के विधायकों पे ईडी की छापामारी और एक को आज सुबह जेल जो है बीडी ने हिरासत में ले लिया। तो ये संकेत है इस बात का कि बीजेपी सरकार घबरा गई है। हरियाणा की जो है आज हरियाणा में जो गहरा रोष सरकार के प्रति है। और जैसे मैंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, विपक्ष को ऐसे निशाने पर नहीं लिया जाना चाहिए। और हरियाणा ऐसा प्रदेश है, जितना आप विपक्ष को निशाने पर लोगे, जितना हमें निशाने पर लोगे कांग्रेस पार्टी को, हरियाणा के लोग आपको उतना निशाने पर। तो कह रहे हैं जहाँ ईडी जाएगी वहाँ भाजपा की हार निश्चित है। और जहाँ ये ईडी पहुँच रही है, ये मैंने नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ वो उनका जाना एक तरीके से हमारे जीत का सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। जो जहाँ जा रहे हैं जांच एजेंसियाँ, जिन हमारे विधायकों पर कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है या छापेमारी हो रही है, आप मान के चलें वहाँ पर एक तरीके से उनको जीत का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक दबाव गिरा है, जहाँ जहाँ इलेक्शन आते हैं वहाँ पाँव करने का काम करते हैं। शिवराव दान सिंह जी की बात की, शिव भाई हमारे आज जो सुरेंद्र पवार है विधायक, उनकी बात की, चेमासी सतवीर के जो विधान सभा करते हैं, तो कहीं न कहीं ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। पर मैं एक चीज़ कहता हूँ, प्रजातंत्र में ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्या होता है, क्योंकि जो एक राजनीतिक का एक सतर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में खींचता जा रहा है। आज हर व्यक्ति क्या अपनी आज़ादी से कोई काम कर नहीं सकता। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोगों से, इंडिया गठबंधन के अलावा जो बीजेपी के भ्रष्टाचार, इतने बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार हुए, क्या ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की? मुझे गिनाएं कि एक भी किसी व्यक्ति पर इन्होंने कार्रवाई की हो। मोदी इतने बड़े बड़े नाम जो यहाँ से देश से लूट के चले गए, विजय माल्या वर्ग, इतने बड़े जो ग्रुप इस देश को चले गए, उनको आज तक पकड़ के मिला। इसके पर विपक्ष को कहीं न कहीं किसी न किसी उत्तर प्रदेश। वहीं अवैध खनन मामले में ईडी की गिरफ्तारी पर हरियाणा के मंत्री सुभाष सुधा का कहना है, सरकार गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। देखिए, ये एक प्रोसीजर है, उसके तहत कोई भी गलत काम करेगा, किसी प्रकार का किसी में कमी मिलेगी तो ये तो उसमें गवर्नमेंट उसमें एक्शन लेती है। ये तो गवर्नमेंट के अधिकारियों ने जिस प्रकार का उनके संज्ञान में है उस प्रकार का उन्होंने एक्शन लिया है। क्या लगता है कि अपने पर कांग्रेस जो करी है? ये देखिए, इलेक्शन की बात नहीं है, ये कोई भी है, कोई भी आदमी है, उसके अगेंस्ट अगर ईडी के पास कुछ शिकायत आती है, ईडी किसी प्रकार की उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, जो बात आएगी सामने आ जाएगी। एनजीटी की रोक के बाद भी हो रहा था खनन। हरियाणा पुलिस बोल्डर, ग्रेवल और रेत के अवैध खनन के मामले की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करा रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस उसी से जुड़ा हुआ है। यह अवैध खनन यमुनानगर और आसपास के जिलों में हुआ है, जबकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस पर रोक लगा रखी। टैक्स वसूलने वाले पोर्टल में धोखाधड़ी की भी जांच। प्रवर्तन निदेशालय ई-रावण योजना में कथित धोखाधड़ी की भी जांच कर रहा है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे हरियाणा सरकार ने 2020 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य रॉयल्टी और टैक्स वसूली आसान बनाना और खनन के क्षेत्र में टैक्स की चोरी को रोकना था। ईडी के अनुमान के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में अवैध खनन से 400 से 500 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया गया है। बीजेपी की 2 बार विधायक को दी थी मात। सुरेंद्र पवार हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की 2 बार की विधायक कविता जैन को हराया था। सुरेंद्र पवार को यहां 79,438 वोट मिले थे और उन्होंने करीब 30,000 वोटों के अंतर से कविता को हराया था। इसके पहले सुरेंद्र पवार इनेलो में रह चुके हैं। 2014 में उन्होंने सोनीपत सीट पर चुनाव इनेलो की टिकट से लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
वह इस सीट पर तीसरे स्थान पर रहे थे। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। हिमाचल प्रदेश में सेब के सीजन ने शुरुआती दौर में ही रफ्तार पकड़ ली है। बागवान भारी मात्रा में अलग अलग किस्म के सेब को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और उन्हें अच्छा दाम मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सेब के सीजन ने शुरुआती दौर में ही रफ्तार पकड़ ली है। सेब के सीजन की रफ्तार के साथ साथ बागवानों को भी दाम बढ़िया मिल रहे हैं। आपको बता दें, शिमला में रॉयल और अर्ली और अन्य किस्म के सेबों की मंडी में धमाकेदार दस्तक देखने को मिल रही है। बागवानों के चेहरे पर रौनक तब दिखाई दी जब बागवानों को मंडी में सेब का एक बॉक्स 1000 से लेकर 3000 रुपए तक बिक रहा था। और उसके साथ साथ जो है, यदि बारकमट भी आया था, मेरे भाई ने कल यहाँ साथ में ही बेचा है, वो जो है बारकमट का रेट जो है, जिसको बाबू गोसा भी बोलते हैं, वो जो है 1500 से 2000 रुपए एक नंबर बिक रही है। और उसके बाद टाइडमैन जो है, जैसे जैसे हाइट का टाइडमैन आ रहा है, जिसका बहुत बढ़िया ही आ रहा है, वो मैंने अभी जो 1500 रुपए भी बेचा, 1000 रुपए भी बेचा, जैसे जैसे माल आ रहा है उस हिसाब से वो बिक रहा है। फिर हाई डेंसिटी जो सेब का जो हाइट इतना अच्छा हाई डेंसिटी में नहीं था, वो करकोट से लाया था किसी आदमी ने, वो 1550 रुपए बिका। और यदि अभी जो बढ़िया हाई डेंसिटी आएगा, उसका बाजार जो है आज के बाजार में वो 1500 से 2000 रुपए हाफ डब्बा बेच सकता है। और बाकी जो आपके रॉयल आने लग गया करकोट का, वो हर भाव बिक रहा है, 1500 से लेकर 22, 23, 24, 2500 रुपए तक बिक रहा है। अभी हमारे पास तो बहुत कम रॉयल था, जो मैंने करकोट का हाफ डब्बे का बेचा, वो 1500 भी बेचा है, 1000 रुपए भी बेचा, 1200 भी बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का सेब जो है किसी भी भाव नहीं बिक रहा है। तो उसके साथ साथ जो है, हमारे यहाँ पे बाहर के खरीदार भी आना शुरू हो चुके हैं। और अभी इस वक्त जो है, दो हाइट में कम फसल होने की वजह से जो माल हमारे पास यहाँ इतना नहीं पहुँच रहा है जितना पहुँचना चाहिए था, जिससे कि हमारे लोडर को सबको अपनी गाड़ी पूरा करने का मौका मिले। तो आने वाले 2-4 दिन में हो सकता है अराइवल बढ़ेगी। अब आने वाले 2-4 दिन में हाई डेंसिटी का माल भी आना शुरू हो जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचाई हुई है, जिसका असर भी सेब को छोड़कर अन्य फसलों के दामों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सेब के सीजन ने अपने शुरुआती दौर में ही बागवानों को खुश कर दिया है। हालांकि जिन फसलों का सीजन अपने अंतिम दौर पर है, उनके दामों में जरूर गिरावट आई है। फ्रूट एंड वेजिटेबल कमीशन एजेंट बट्टाकुप्पड़, शिमला दिल्ली। इस वक्त जो हमारे पास अराइवल है, इस वक्त जो है सेब में 2-3 वैरायटी शुरू हो चुकी है, टाइडमैन, स्परमैन, और एक जो हाई डेंसिटी इस वक्त 2-4 साल से चल रहा है हाई डेंसिटी में, यानी कि गाला, और उसमें Z1, कोई किंग रॉट, इस तरह की जो वैरायटियां आने शुरू हो चुकी है। और उसके साथ साथ टाइडमैन, नाशपाती। तो नाशपाती का तो जो रेट जो है, जो हमारे आगे महाराष्ट्र में बारिश होने की वजह से, ये देखिए, तो बारिश की वजह से जो दाम जो है थोड़ा सा गिर चुके हैं। फिर भी यहाँ पे दिल्ली मंडी में आज की डेट में जो नाशपाती है बढ़िया से बढ़िया, यानी कि फुल बॉक्स जो है मोटी डंडी में, वो जो रेट आज जो है 800 से लेकर के 1500 रुपए तक बिक रही है। फिलहाल हिमाचल में मानसून में कमी देखी जा रही है, जिसके चलते पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों की फसलें सुरक्षित है। आने वाले समय में मानसून किस तरह से अपने रंग बदलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर मानसून भारी मात्रा में हिमाचल प्रदेश में दस्तक देता है, तो किस तरह से बागवान और किसान अपनी फसलें बचाते हैं। श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम में ऐसा क्या हुआ कि हार्दिक पांड्या को उपकप्तानी की भी जिम्मेदारी नहीं दी गई? ऐसा क्या हुआ कि जो खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2024 में उपकप्तान रहा, उससे पुरानी जिम्मेदारी भी छीन ली गई? आखिर सूर्य कुमार यादव कैसे भारतीय टीम के T20 कप्तान बन गए, जबकि एक समय T20 वर्ल्ड कप में रोहित के संन्यास के बाद हार्दिक पांड्या कप्तानी की रेस में आगे थे? देखिए ये खास रिपोर्ट। हार्दिक पांड्या से आगे निकले सूर्य कुमार यादव। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 2 दिन हुई ऑनलाइन मीटिंग की डिटेल्स सोर्स के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सूर्य कुमार यादव कप्तान और हार्दिक पांड्या केवल खिलाड़ी बनकर रह गए। वहीं शुभमन गिल भी इस रेस में आ गए हैं। बता दें कि सूर्या को कप्तान बनाने में 3 लोगों की मुहर बेहद अहम रही। इनमें रोहित शर्मा चीफ सिलेक्टर,
अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर शामिल रहे। सूर्या के समर्थन में उतरे पूर्व कप्तान और हेड कोच श्रीलंका दौरे के लिए भारत की T20 और वनडे टीम का ऐलान हो गया है। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम को चुने जाने के लिए 2 दिन BCCI की बैठक हुई। BCCI के एक हाई लेवल के सोर्स ने बताया कि दोनों ही दिन मीटिंग ऑनलाइन हुई। इस मीटिंग में भारतीय T20 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान रोहित शर्मा, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर शामिल थे। सोर्स ने बताया कि इस मीटिंग से पहले यह तय था कि हार्दिक पांड्या ही T20 में भी टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे, लेकिन जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि वह वनडे में खेलना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह व्यक्तिगत कारण बताई गई। इसके बाद यह तय किया गया कि टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी जाएगी। सोर्स ने यह भी बताया कि सूर्य कुमार यादव को लेकर कप्तान रोहित शर्मा, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर सहमत थे। बाद में गौतम गंभीर से कप्तानी के दावेदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सूर्या के नाम का सुझाव दिया। वहीं खिलाड़ियों से मिला फीडबैक भी सूर्य कुमार यादव के पक्ष में गया। सेलेक्टर्स को BCCI से मिला फुल हैंड। BCCI की जब ऑनलाइन मीटिंग हुई तो उसमें BCCI के सेक्रेटरी जय शाह भी मौजूद थे, लेकिन 18 जुलाई को जब टीम का ऐलान हुआ तो वह मीटिंग में नहीं थे। वहीं इस मीटिंग में जय शाह ने एक बार सेलेक्टर्स से यह भी कहा कि टीम चुनने का अधिकार उनको ही होगा। शुभमन गिल को मिली उप कप्तान की कमान। हार्दिक ने वनडे में खेलने से फिलहाल मना किया था। ऐसे में BCCI ने भविष्य के लिहाज से शुभमन गिल को बतौर कप्तान चुना। वहीं इसकी एक वजह उनकी उम्र है। वनडे और टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा इस समय 37 साल के हैं। नए T20 कप्तान सूर्या 33 साल के हैं। वहीं शुभमन गिल अभी 24 साल के हैं। ऐसे में गिल के पास कप्तानी को देखते हुए और मैच्योर होने का मौका है, क्योंकि सूर्या और रोहित के बाद भारत को कोई न कोई खिलाड़ी चाहिए। ऐसे में उनके साथ यह फैक्टर जाता है। इसके साथ ही शुभमन कई दूसरे खिलाड़ियों जैसे हार्दिक और पंत से आगे निकल गए और टीम इंडिया के उप कप्तान बन गए। तो इसे ऐसे समझें कि एक तो पंत ने कार हादसे के बाद वापसी की है, जबकि पांड्या की फिटनेस पर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में एक बेहतर विकल्प के तौर पर गिल का नाम उभरा है। सूर्या और हार्दिक दोनों ही रहे हैं इंजर्ड। गौरतलब है कि हार्दिक ODI वर्ल्ड कप 2023 में भी बांग्लादेश के खिलाफ मैच में इंजर्ड हो गए थे। इस कारण वह पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। पांड्या को पहली बड़ी चोट 2018 एशिया कप में लगी थी, जब पीठ के निचले हिस्से में समस्या के कारण उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया था। बाद में पता चला कि उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है। हालांकि वह समय रहते IPL 2019 और बाद में 2019 क्रिकेट विश्व कप खेलने के लिए तैयार हो गए। उसी साल अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में लगातार पीठ दर्द की शिकायत के बाद उन्होंने पीठ की चोट का इलाज करवाया। वहीं टीम इंडिया के नए कप्तान सूर्या खुद भी हाल में इंजर्ड रह चुके हैं। हार्दिक की उम्र इस समय 30 साल तो टीम इंडिया के नए T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की उम्र 33 साल है। इस साल की शुरुआत में सूर्य कुमार यादव की स्पोर्ट्स हार्निया सर्जरी म्यूनिख में हुई थी। इससे पूर्व सूर्या पिछले साल साउथ अफ्रीका में तीसरे T20 मैच के दौरान इंजर्ड हुए थे। ऐसे में फिटनेस का मुद्दा तो सूर्य कुमार यादव के साथ भी रहा है। स्पेशल रिपोर्ट NB न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे NB न्यूज के साथ। नमस्कार।